हमारे देश में गेहूं और धान की फसल मुख्य खाद्यान्न फसलों में गिनी जाती हैं और गेहूं और धान के उत्पादन में अगर हिंदुस्तान का कोई राज्य सबसे अव्वल रहा है तो वो है पंजाब। आज से नहीं, हरित क्रांति के दौर से पंजाब ने इस देश के पेट को पालने में बड़ी भूमिका निभाई है और इसका श्रेय जितना पंजाब के मेहनती किसानों को जाता है, उतना ही योगदान इस प्रांत के कृषि विश्वविद्यालयों के उन महानायकों को जाता है जिन्होंने समय समय पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उन्हीं महानायकों में एक हैं बलदेव सिंह ढिल्लन। वर्तमान में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव सिंह ढिल्लन का इस देश की कृषि को मजबूती देने में बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जाने माने पादप प्रजनक बलदेव सिंह ढिल्लन ने यूं तो तमाम फसलों पर काम किया, लेकिन उनकी महानायकी में मक्का की फसल सबसे ऊपर है। पीएचडी 1969 से शुरू किया मक्का में और 95 तक मक्का में रहा और 95 के बाद फिर जब जर्मनी में गया, तीसरी बार गया जर्मनी में 2007 से 2011, फिर ज़्यादा काम फिर मक्का पे था। उस टाइम पे साथ गेहूं पे भी किया, बारले जौ जिसको कहते हैं ओट्स पे भी किया, बारले पे भी किया, टिटिकेल पे भी किया, पर ज़्यादा काम फिर मक्का में था। बलदेव सिंह ढिल्लन ने मक्का की फसल को एक नया आयाम दिया है। पानी की कमी से जूझते हिंदुस्तान के खेतों को ऐसी फसलें चाहिए थी जो उत्पादन तो दें ही, लेकिन खेतों में उनका जीवन काल कम हो, यानी जल्दी पकने वाली फसलें। बलदेव सिंह ढिल्लन इसीलिए जाने जाते हैं, जो मक्के की फसल खेतों में पकने के लिए 100 से 110 दिन का वक्त लेती थी। उस मक्के की जीन संरचना में बदलाव कर बलदेव सिंह ढिल्लन ने ऐसी किस्म को इजाद किया जो महज 85 दिन में पककर तैयार होने लगी। इस किस्म का नाम था अगेती 76। हमने मक्के में ये किया कि डॉक्टर खैरा के साथ कि जल्दी पकने वाली फसलें लेके आए मक्के की। पहले जो विजय वैरायटी बहुत मशहूर थी वो 100-100 दिन में पकती थी, तो अगेती 76 सबसे पहले इंडिया में जल्दी पकने वाली हम जो 85 से 88 दिन लेती थी वो लेके आए। उसके बाद सारे स्टेशन पे एक ओपन पॉलिनेटर वैरायटी जिसको कंपोजिट कहते हैं, उस पे काम चल रहा था उस टाइम पे कि जिसका सीड फार्मर किसान भाई खुद रख सकता है। पर हमने लुधियाना में और एक हैदराबाद सेंटर में हमने हाइब्रिड ब्रीडिंग छोड़ा नहीं, हाइब्रिड ब्रीडिंग पे काम रखा। तो एक बहुत अच्छा हाइब्रिड 80 के दहाके में सरताज लेके आए जो बहुत काम जा रहा। कंपोजिट तो आती रही, पर बात आई नवजोत आई, जी 10-15 साल, नवजोत तो 20 साल चली। उसके बाद डॉक्टर खैरा तो उनकी तरक्की होगी, मैं इंचार्ज बन गया। तो एक सिंपल हाइब्रिड होते हैं जिसके 2 पेरेंट होते हैं, मकई के ज़्यादा हाइब्रिड के 4 पेरेंट होते हैं। 2 पेरेंट हाइब्रिड में सीड प्रोडक्शन थोड़ा सा मुश्किल है पर उसके उत्पाद ज़्यादा है। तो इंडिया में पहला सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हमने निकाला 1995 में, उसका नाम पार्स था। अब सारे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड आ गए। सो मकई में कैसी वैरायटी आनी चाहिए, उस चीज़ को 2 बार मैं कहूँगा बहुत बड़ा मोड़ दिया। पहला तो जल्दी पकने वाली, दूसरा मोड़ दिया सिंगल क्रॉस हाइब्रिड आने चाहिए। जल्दी पकने वाली किस्म और मक्के में सिंगल क्रॉस हाइब्रिड यानी एकल संस्करण, संकर किस्म ही नहीं, इस देश में शीत और बसंत मक्का को परिचित कराने का श्रेय बलदेव सिंह ढिल्लन को ही जाता है। ढिल्लन ने जब पहली बार बसंत मक्का को जब जर्मनी से हिंदुस्तान लाया तो लोग उन पर हंसते थे, लेकिन बलदेव सिंह ढिल्लन ने शीत और बसंत मक्का में हिंदुस्तान के किसानों का उज्जवल भविष्य देख लिया था। यही वजह थी कि ढिल्लन ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हुए इस नए प्रयोग को देश में आजमाया और उसमें कामयाबी हासिल की।
हम जब गए जर्मनी, वहाँ देखा कि सर्दी काफ़ी है और मक्का हो रहा है फर्स्ट क्लास। वापस आए तो विंटर मेज़ का काम शुरू किया और लोग हंसने में लगे कि ये क्या है भाई, सियाल में मक्की होगी। एक दिन मैं और डॉक्टर खैरा साहब खड़े थे और एक डॉक्टर खैरा के साथी मेरी उम्र से बड़े थे, वो आगे और हंस के कहने लगे कि ओनली पागल सरदार ही ये काम कर सकते हैं। अब ये है कि विंटर मेज़ से हम स्प्रिंग मेज़ का काम थोड़ा बहुत शुरू किया। अब विंटर मेज़ और स्प्रिंग मेज़, ख़ास करके स्प्रिंग मेज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप बन गई है पंजाब में और थोड़ी बहुत हरियाणा में भी। सो ये तीसरा काम जो मैं कहूँगा मक्के में बहुत बड़ा, आज 50-60 हज़ार हेक्टेयर एरिया स्प्रिंग मेज़ का है और उत्पाद बहुत ज़्यादा है। दूसरे सीज़न में तो 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, इसमें 80 क्विंटल तक भी लोग ले रहे हैं जो पोटैटो फार्मर हैं। न सिर्फ पंजाब बल्कि देश में मक्के की फसल का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह है मक्के पर कई उद्योगों की निर्भरता। बसंत मक्का का उत्पादन सीधे 2 गुना था। ये बड़ी कामयाबी थी। दरअसल पंजाब में गेहूं और धान के अलावा किसान अगर किसी फसल को अपने खेतों में उगा रहा है तो वो मक्का है। न सिर्फ पंजाब बल्कि देश में मक्के की फसल का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह है मक्के पर कई उद्योगों की निर्भरता। पशु चारा से लेकर प्रसंस्कृत खाद्य और ऊर्जा तक में मक्का की फसल का उपयोग हो रहा है। फास्ट फूड इंडस्ट्री में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही किसान एक्सपोर्ट के जरिए इस फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। पहले हमारी जो जीडीपी एग्रीकल्चर की 50% से ज़्यादा थी, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और 70% भी आदमी खेती बाड़ी पे निर्भर थे। वो जीडीपी कम हो गए पंजाब में, तो अब आ गए 25-26% और इंडिया में तो 14% आ गई है। और निर्भरता जो है वो अभी भी पंजाब में 50 है, नेशनल लेवल पे 60% है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डिफरेंस है, जो पाड़ा है खेती बाड़ी में और दूसरों में, वो बढ़ रहा है। दूसरी साइड पे ज़्यादा तरक्की हो रही है और वो पाड़ा बढ़ रहा है। तो उसके कारण हमें ज़रूरत है कि खेती बाड़ी से दूसरी साइड पे आदमी लेके जाएं और इधर भी अच्छी तकनीकें लेके आएँ। इसमें हम रूरल अर्बन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर छोड़ के एग्रीकल्चर को लें थोड़ा सा, तो पंजाब में दिन ब दिन जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। तो लाइफ स्टॉक के हम अगर कैटल फीड की बात करते हैं, पोल्ट्री फीड की बात करते हैं, तो सबसे मुख्य जो उसमें है वो मक्का है। पिगरी है उसमें मक्का है, पोल्ट्री है तो मक्का है, कैटल फीड है तो मक्का है। एक तो ये होगा कि हमें जो डेयरी लाइफ स्टॉक सेक्टर की जब प्रोग्रेस करनी, जिसकी ज़रूरत है, जिसके बगैर नहीं चलेगा काम। दूसरा आप ले लीजिए, बेबी कॉर्न है, पॉप कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है। अभी जहाँ से पंजाब से थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बेबी कॉर्न बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, बहुत बड़ी मार्केट है। और मक्का तो आप किसी रेस्टोरेंट में चल जाओ, कोई भी ऑर्डर करो, उसमें कुछ मक्के के दाने पड़े होते हैं, जो आज से 20-30 साल पहले नहीं थे। मक्के पर काम करने वाले महानायक बलदेव सिंह ढिल्लन का जन्म 1947 को पंजाब के तरनतारन जिले के एक छोटे से गांव दाबुरजी में हुआ। पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही कुशाग्र बलदेव ने अपनी पढ़ाई के लिए छोटी सी उम्र में ही बड़ा संघर्ष किया। गांव में स्कूल नहीं था, लिहाजा शुरुआत से ही बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ी। प्राथमिक शिक्षा पास के गांव के स्कूल में हुई और 8वीं तरनतारन में। 8वीं के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए अमृतसर जाना पड़ा।
सुबह सुबह गाड़ी जाती थी गांव से, 6 बजे जाती थी, 7 बजे के करीब अमृतसर जाती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रेलवे स्टेशन घर से कोई 20 मिनट का फासला था। तो माता जी तो पहले 4 बजे उठती होंगी, मुझे 4:30 उठाती होंगी, 5:30 तक तैयार होकर 6 बजे ट्रेन लेनी, अमृतसर जाना, और वहाँ से आगे खालसा कॉलेज स्कूल में 4 मील का फासला है, वो पैदल जाना। सो 9वीं 10वीं 11वीं 3 साल तो ऐसे गुजरी। माँ की जिम्मेदारी होती बेटे को स्कूल भेजना और पिता की जिम्मेदारी होती बेटे की पढ़ाई पर नजर रखना। जब तक बलदेव कॉलेज में नहीं पहुंचे, पिता ने हमेशा बेटे बलदेव की उपलब्धि पर नजर रखी और तब तक रखी जब तक कि पिता को यकीन नहीं हो गया कि बेटा समझदार हो गया है। मैं कहूँगा कि 9वीं 10वीं 11वीं मेरे से ज़्यादा मेरी माता जी ने मेहनत की है। और पिताजी स्कूल तक जब तक था वो पीछे जाते थे, पता करते रहे कितने नंबर आए हैं, कैसे है, कौन सी पोजीशन आई है। पर जब मैं कॉलेज में चला गया फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मुझे नहीं याद है कभी कॉलेज में आके किससे पूछा हो कि कैसी परफॉर्मेंस है। बलदेव सिंह ढिल्लन ने अपनी बीएससी कृषि की डिग्री अमृतसर के खालसा कॉलेज से ली, वहीं एमएससी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से की। लेकिन पीएचडी के लिए वो दो राहे की स्थिति में आ गए। बलदेव सिंह ढिल्लन पीएचडी को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। उनका कहना है कि उनके पास पीएचडी के लिए 2 विकल्प थे और उन्हीं 2 विकल्पों में जिसे उन्होंने चुना उसने जिंदगी की दशा और दिशा ही बदल दी। और मैं एक और नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में उस टाइम पे मोड़ डाला। डॉक्टर केबी सिंह थे, पल्सर ब्रीडर, और हमें बहुत प्यार देते थे। हमें पीएचडी में दाखिला मिल गया, जहाँ पे भी, लुधियाना में भी और दिल्ली में भी। और साथी जो थे फ्रेंड्स, वो चाहते थे कि हम यहीं रहें। हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ थे, तो मिल गए हमें 5 बजे के करीब। नया साइकिल, मुझे अभी तक याद है, को साइकिल के हैंडल के ऊपर हाथ रख के, तो मेरा देख के मुखड़ा कहने लगे, वो मुझे बलदेव नहीं कहते थे क्योंकि यूपी में बलदेव कहते हैं। बलदेव क्या बात है, कन्फ्यूज हुए। तो मैंने कहा सर मुझे एडमिशन जहाँ भी मिल गई है और दिल्ली में मिल गई है, समझ नहीं आता क्या करूँ। साथी सब कह रहे हैं कि आप यहीं रहो। बलदेव, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग चेंज इंस्टीट्यूट। और उसने बात ने मेरा जिंदगी को नया मुख दे दिया। जिस वक्त पीएचडी के लिए दिल्ली जाने का फैसला हुआ, घर में महज 35 रुपए थे। बलदेव ने पिता से वो 35 रुपए लिए और अपने एक दोस्त से 700 रुपए उधार लेकर दिल्ली पीएचडी करने चले आए। एक बात मैं और बतानी चाहूँगा कि उस टाइम पे इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। जब पीएचडी की एडमिशन के जिस दिन मैंने जाना था, घर में सिर्फ 35 रुपए थे। तो मेरा एक साथी जो बीएससी में हम इकट्ठे थे, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अभी भी, उसने सर्विस ज्वाइन कर ली थी। तो उससे मैंने 700 रुपये लिया। बाद में मेरे घर वालों ने उसको वापस कर दिया, पर उस दिन मैं 700 रुपया उससे लिया। घर से सिर्फ 35 रुपये मिले थे। पहली ज़िंदगी तो ऐसे रही। बाद में फिर सर्विस ज्वाइन कर ली, लुधियाना में आ गए। अपनी कामयाबी का सेहरा किसी के सिर बांधना खुद को और बड़ा बना देता है। बलदेव सिंह ढिल्लन उन नायकों का नाम लेते थकते नहीं हैं, जिन्होंने उनके जीवन को किसी न किसी मोड़ पर दिशा दी। लेकिन पैसों की तंगी को कभी रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया बलदेव सिंह ने,
और सीखने पर हमेशा जोर दिया। उनकी जिंदगी में जो नायक बनकर आए, उनकी अच्छी बातों की गांठ बांध ली बलदेव सिंह ने। ढिल्लन कहते हैं, जिस मात्रात्मक आनुवांशिकी यानी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के जरिए उन्होंने नाम कमाया, उसे उन्होंने अपने गाइड से सीखा। अपनी कामयाबी का सेहरा किसी के सिर बांधना खुद को और बड़ा बना देता है। बलदेव सिंह ढिल्लन उन नायकों का नाम लेते थकते नहीं हैं, जिन्होंने उनके जीवन को किसी न किसी मोड़ पर दिशा दी। जहाँ हमारे जो गाइड थे एमएसवी में डॉक्टर बीपी गुप्ता, वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स से बहुत अच्छे मार थे। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स उनसे सीखी। और जो पीएचडी में गाइड थे हमारे डॉक्टर जोगिंदर सिंह, इतना हार्ड वर्कर, इतनी मिठास बोलने में हमें और बहुत कम आदमी मिले हैं। हार्ड वर्क करना और प्लांट ब्रीडिंग उनसे सीखी। उस टाइम पे डॉक्टर स्वामीनाथन डायरेक्टर थे आईईआरई के, और डॉक्टर चोपड़ा जो बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर बने थे, वो प्रोफेसर थे। डॉक्टर स्वामीनाथन जैसे टीचर, एवरीथिंग अप टू डेट। और वो 8 से 9 क्लास, 2 कोर्स हमने पढ़े हैं उनसे, 8 से 9 क्लास 0 पीरियड कहते थे। कभी एक बार भी डॉक्टर स्वामीनाथन 1 मिनट भी लेट नहीं आए थे। जब क्लास नहीं लेनी है तो 10 दिन 15 दिन पहले बता देते थे कि फलाने दिन मैं किसी मीटिंग पे बाहर जाना है, फलां टीचर ये पढ़ाएगा। सिमिलरली उसी तरह से डॉक्टर चोपड़ा साहब वंडरफुल टीचर, डॉक्टर एच.के. जैन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बाद में डिप्टी डायरेक्टर जनरल इसनार। जब इंसान में जिंदगी के हर मोड़ पर सीखने की ललक हो, तो वो दूसरों की तुलना में तेज चलता दिखाई पड़ता है। अपने समकालीन साथियों से बलदेव सिंह ढिल्लन भी काफी आगे निकल चुके थे। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से पीएचडी करने के बाद साल 1974 में बलदेव सिंह ढिल्लन ने सहायक मक्का प्रजनक के तौर पर पहली नौकरी ज्वाइन की, और फिर इसके 2 साल बाद यानी साल 1976 में एकेडमिक्स चेंज फेलोशिप के लिए जर्मनी चले आए। जर्मनी में गुजारे गए 2 साल ने बलदेव सिंह ढिल्लन के नजरिए को बदल कर रख दिया। दूसरा, काम के दौरान ही जब मुझे पहली बार जर्मनी जाने का मौका मिला, तो वहाँ जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बार मैं 76 से 78 2 साल रह के आया था। वहाँ सारा काम हाइब्रिड ब्रीडिंग पे होता था। उस टाइम पे ज़्यादा काम, जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ पे कंपोजर ब्रीडिंग पे था, तो वहाँ से सीखा हाइब्रिड ब्रीडिंग कैसे होती है और लोग काम कैसे करते हैं, कैसे टाइम पे आते हैं। कोई बातचीत करने वाला नहीं आता है। अगर कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी काम के लिए भी, सुबह कहो शाम को आपके टेबल पे पड़ी है। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी हैं, बहुत ज़्यादा क्लर्क हैं। हम जो, मेरे प्रोफेसर का जो ग्रुप था, 6-7 हम आदमी थे, एक सेक्रेटरी थी। बहुत बढ़िया सिस्टम देखा। जर्मनी से देश लौटे तो पदोन्नति हो गई। बलदेव सिंह सहायक मक्का प्रजनक से मक्का प्रजनक हो गए। 8 साल बाद 1987 में फिर पदोन्नति मिली और बलदेव सिंह वरिष्ठ मक्का प्रजनक हो गए। इसी दौरान एक बार फिर 1988 में प्रतिष्ठित हेम्बोल्ट फेलोशिप के लिए ढिल्लन जर्मनी गए। 2 साल बाद जर्मनी से लौटे। लौटने के 3 साल बाद यानी 1993 में ढिल्लन ने सहयोगी वैज्ञानिक के तौर पर इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर यानी सिमिट में 1 साल के लिए सेवाएं दी। लौटने के 1 साल बाद ही 1995 में बलदेव सिंह निदेशक बीज के पद पर आ गए। 2 साल तक इस पद पर रहने के बाद NBPGR में पहले 2 साल तक सहायक महानिदेशक और फिर निदेशक बन गए। उसके बाद साल 2005 में PAU में उन्होंने निदेशक शोध का पद संभाल लिया। वहाँ मैं 3 बार गया हूँ जर्मनी में।
76 से 78 2 साल पहले, 3 साल 88 99 90 सेकंड टाइम पे। पहली बार जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज फेलोशिप थी, दूसरी बार अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट फेलोशिप बहुत मशहूर है, फुलब्राइट फेलोशिप, हुम्बोल्ट फेलोशिप, ये दो हैं दुनिया में बहुत मशहूर हैं, उस पर गया था। तीसरी बार मैं फिर रिटायर होने के बाद, क्यों दोनों बार मुझे प्रोफेसर कहने लगे, प्रोफेसर पॉलमर साहब, कि आप भाई रुको जहाँ पे, तो दोनों बार मैंने अपनी मर्ज़ी से आया। तो फिर बाद में ये हुआ कि नहीं मैं रिटायर हो गया हूँ। तीसरी बार मैं फिर जब 60 का रिटायर हो गया, 60 ईयर्स के बाद, 60 साल के बाद, फिर जहाँ से वहाँ गया तो 4 साल फिर रह के आया। इस दौरान बलदेव सिंह ढिल्लन ने पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग में कई काम किए, 350 से ज्यादा शोध पत्र और कई सारी किताबें लिखी। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में हमने नए ब्रीडिंग मेथड निकाले, जो हमारा सबसे अच्छा जर्नल है क्रॉप साइंस का, और जेनेटिक एनालिसिस के नए मेथड निकाले, जो हमारा एक अच्छे जर्नल में से बायोमेट्रिकल जर्नल, उसमें छापे हैं। नए ब्रीडिंग मेथड और नए जेनेटिक एनालिसिस के मेथड के वेरिएबिलिटी कैसे स्टडी करनी है, वो अब किताबों में और पढ़ाए जाते हैं। वो बहुत खुशी होती है जब कोई मिलता है कि डॉक्टर साहब मैंने वो आपका पुराना मेथड पढ़ा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति के तौर पर उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारियां भी हैं। लिहाजा खेत और खेती को लेकर तेजी से बदलते परिदृश्य पंजाब के साथ साथ देश के लिए भी चिंतित करते हैं, लेकिन बलदेव सिंह ढिल्लन के पास उसके भविष्य का खाका तैयार है। ये श्वेत क्रांति का ही असर है, जो आज हम 1460 लाख टन दूध पैदा करके दुनिया के दूसरे देशों से प्रतियोगिता कर पा रहे हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी पशु जैव प्रौद्योगिकी में इनके अनुसंधान और इनके योगदान ने डेयरी उद्योग को नए पड़ाव पर खड़ा होने के लिए मजबूती दी है। युवा वैज्ञानिक मनमोहन सिंह ने इस देश में पशुधन को नई परिभाषा दी है।